हाँ जी दोस्तों, तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को खत्म कर दिया था। अब हमारा बेसिकली जो टॉपिक चल रहा है वो आपको पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कवर कर रहे हैं और उसके अंदर हमें काफी टाइम लगा एक टाइप को खत्म करने में, जिसका नाम है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने खत्म किया है। ये इसका एक पार्ट था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये इसका एक पार्ट था जो हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद इसके अंदर तीन और टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो कि अपने को और कवर करना है, जिसके अंदर से हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अपन लोग देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एट लास्ट जो हमारे पास फोर्थ टाइप आएगा वो आएगा आपका एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तीन टाइप के आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रहते हैं, तब जाके आपका एक ये एरिया पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ऑल्दो इसमें सबसे बड़ा पार्ट आपका प्राइस ही था, जिसके अंदर हमने कई पार्ट्स बनाए हैं। बाकी जो सारी चीजें ये सारे एक एक पार्ट में कवर हो जाएगा, जैसे कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूरा खत्म कर देंगे। नेक्स्ट में आपका क्रॉस इलास्टिसिटी आएगा, जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट्स की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे। एंड लास्ट जो एडवर्टीजमेंट है ये तो बहुत ही छोटा सिंपल सा टॉपिक है। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई साहब डिमांड पे, डिमांड का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, जो हमारी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड है इसके ऊपर किन किन चीजों से प्रभाव पड़ता है। तो हमने इसके अंदर पहला देख लिया प्राइस, कि सर जी प्राइस को चेंज करते हो तो उससे फर्क पड़ता है आपकी क्वांटिटी के अंदर। जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर चेंज आता है, अगर प्राइस घटाओगे बढ़ाओगे, फिर हमने उसके अलग अलग चीजों को समझा यहाँ पे। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा इनकम, की भाई साहब अगर इनकम, जो हमारे कंज्यूमर है, जो हमारे बायर हैं, अगर उनकी इनकम घटती बढ़ती है तो उससे भी फर्क पड़ता है अलग अलग टाइप की कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड्स के ऊपर। मतलब कि अगर इनकम में फ्लक्चुएशन आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप की कमोडिटी को फर्क पड़ता है, किस टाइप की कमोडिटी को फर्क नहीं पड़ता और उसका क्या रिजल्ट होता है। ऑल्दो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक रूल देख लिया था कि सर जी ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा, और मिड में अगर इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। ये पांचों सिंबल आपने देख लिए हैं, वो तो एज इट इज ही चलेंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो तो रिजल्ट है कि रिजल्ट ये आया तो इसका मतलब ये निकलता है, रिजल्ट ये आया तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, व्हाटएवर। ठीक है सर, तो उसी में दूसरा फैक्टर देख रहे हैं कि इनकम से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि सर जी अगर किसी की इनकम बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, बट क्या ये सब जगह लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये रूल सब जगह नहीं लगेगा। हम कहते हैं कि भाई साहब एक बायर है हमारा जो कि एक टाइम पे लेट से कमाता था 50,000 रुपीज, तो वो किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को परचेज करता था लेट से 1000। अब अगर इसकी जो इनकम है वो बढ़ के 50K से बढ़ के लेट सपोज 80K हो जाएगी, तो क्या इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेकिन क्या गारंटी कि इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर हमें देखना पड़ेगा कि इस कमोडिटी का नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये नेसेसिटी गुड्स था, लेट सपोज सॉल्ट की बात करें, तो भाई साहब पहले 50K में वो जितना नमक का सेवन करता था, क्या 80K हो जाएगी तो नमक ज्यादा खाना शुरू कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स की, कि इंफीरियर गुड्स वो इसलिए खरीदता था क्योंकि उसकी इनकम कम थी, तो ऑब्वियस सी बात है जब इनकम बढ़ेगी तो वो इंफीरियर गुड्स कुछ भी नहीं खरीदेगा, वो कोई और सब्स्टिट्यूट को देगा जो कि उसको बेटर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, बेशक वो थोड़ा महंगा क्यों ना हो। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स पे भी ऐसा रूल नहीं लगता। तो कहने का मतलब क्या है कि कई प्रोडक्ट्स पे ऐसा रूल लगता है जहां पे फर्क पड़ता है इनकम से। एक सिंपली आप समझो कि कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहा था या फिर जरूरत ज्यादा थी लेकिन कम से काम चला रहा था, तो उस सिचुएशन में तो वो उसकी क्वांटिटी की जो यूनिट्स होंगे वो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे इनकम बढ़ने से। लेकिन अगर मजबूरी वाली चीजें के अलावा अगर हम देख लें कि अगर वो ऐसा था कि इनकम नहीं थी इसलिए खरीदा था, इनकम होती तो उसको वो खरीदता ही नहीं, तो इस टाइप की अगर कमोडिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मतलब कि वो उसकी जगह पे बेटर सब्स्टिट्यूट जो उसके पास होगा उसकी जगह वो स्विच कर जाएगा। तो इसलिए मुद्दा क्या है कि एक जनरल रूल नहीं बना सकते कि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है इनकम बढ़ने से, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि जो कमोडिटी है उसका नेचर क्या है, किस टाइप की कमोडिटी है, उसके अकॉर्डिंग रूल के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है। ठीक है सर, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। तो क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded of a goods to
चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली बात है, हमें ये देखना है कि किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या चेंज आएगा, कितने परसेंट कितना प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा जब चेंज होगा कंज्यूमर का इनकम। जब कंज्यूमर्स की इनकम चेंज हो जाएंगे तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ खास नहीं है, सेम डेफिनेशन चलती है। अगर आपको ध्यान से आप समझोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो जाएगा तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। यहां पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर आ गया तो वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। कोई ऐसी बिग डील नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम, याद करने में ऐसी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, इसको अगर फॉर्मूला देखें तो उसका क्या होगा, परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसी जगह पे पहले प्राइस हुआ करता था जब हम प्राइस इलास्टिसिटी देखते थे, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो फॉर्मूला चल रहा है। और इसी को अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, और उसके बाद डिवाइड में लेते हैं हम चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम। ऑब्वियसली बात है, डिवाइड का साइन है, ये रोटेट होकर अगर मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो गया। और उसके बाद जब हम इसको और पैरेलली ठीक करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसको, इस वाली फिगर को इस तरफ ले लो और इस वाले को इधर लेके आ जाओ, तो मतलब सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई में ओरिजिनल इनकम और ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये आपका सिंपल है, ये आपने प्राइस के फॉर्म में भी देखा था, बस आपको हल्का सा स्विच करना है कि भाई साहब इनकम इलास्टिसिटी देख रहे हैं तो इनकम को लेके चलेंगे, इनकम के चेंज को देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी होता तो प्राइस को लेके चलते और प्राइस के चेंज को देखते। तो फॉर्मूले में ऐसी कोई याद करने वाली बात नहीं है, आप एक फॉर्मूला याद करो, उससे ही आप सारे फॉर्मूले आराम से बना सकते हो। ना कह रहा है भाई साहब बहुत ही यूजफुल रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली बात है, सेकंड इंपॉर्टेंट आता है प्राइस इलास्टिसिटी के बाद, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका इनकम इलास्टिसिटी। तो वही चीज कह रहा है, देयर इज अ यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी फॉर अ गुड्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन इट। ऑब्वियसली बात है क्या कि रिलेशनशिप आपको क्या समझना है कि भाई साहब इनकम इलास्टिसिटी गुड्स होगा और कितना प्रोपोर्शन जो इनकम का है, जो भी बायर है वो अपने इनकम का कितना प्रोपोर्शन आपके गुड्स के ऊपर खर्च करता है, इसको समझना बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग थ्री प्रोपोजिशंस। तीन तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश की गई है। नंबर वन, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम, प्रपोर्शन की ध्यान देना, अभी इसको थोड़ी सी क्लैरिटी और लेंगे जब कुछ अमाउंट्स में डील करेंगे ना। पहले पढ़ लेते हैं, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड्स रिमेन द सेम as the income increases then income elasticity for a goods is equal to 1। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि लेट से कोई पहले 50K कमाता था, ठीक है, कोई 50K कमाता था तो उस केस में वो इसका 10K खर्च कर दिया करता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या प्रोपोर्शन है यहाँ पे 1/5, मतलब कि जितना भी वो कमाता है उसका 1/5 इसके ऊपर खर्च कर देता है, या फिर आप परसेंटेज में कह लो तो आप कह सकते हो कि 20% वो खर्च कर देता है। लेट से उसकी इनकम बढ़ के हो गई 60,000। अब जब 60,000 उसकी इनकम बढ़ के हुई तो इसका डिमांड जो है वो बढ़ के हो गया 12K। तो क्या प्रोपोर्शन में कोई चेंज आया? क्या प्रोपोर्शन में कोई, ऑब्वियसली बात है इनकम बढ़ी, ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ी, लेकिन क्या प्रोपोर्शन में कोई चेंज आया? पहले भी जो प्रोपोर्शन था वो 1/5 था और अभी भी जो प्रोपोर्शन है वो कितना है 1/5 या फिर 20% है। तो मतलब क्या है, ये चीज कहना चाह रहा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड्स रिमेन दी सेम, मतलब जो पहले प्रोपोर्शन था 1/5 या फिर 20% वही अभी भी है। एज द इनकम इंक्रीजेस, इनकम बढ़ी उसी प्रोपोर्शन में आपका डिमांड बढ़ा है, तो इसलिए ओवरऑल प्रोपोर्शन में कोई फर्क नहीं आया। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 1। इसको क्या बोलेंगे हम कि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो कितनी है हमारी, इक्वल टू 1 है। ठीक है सर, आगे इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड्स इंक्रीज एज द इनकम इंक्रीजेस, प्रोपोर्शन बढ़ गया इनकम बढ़ने से, देन द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज ग्रेटर देन 1। मतलब कि भाई साहब इसमें तो हम कह रहे हैं कि जितना इनकम बढ़ा उतना बढ़ा, तो मतलब कोई खास प्रभाव नहीं आया, ठीक है जी। अब प्रभाव ज्यादा आया, थोड़ी सी इनकम बढ़ी लेकिन प्रोपोर्शन आपका ज्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि 50K के अंदर 10K की स्पेंड थी, लेकिन जब 60K इनकम हुआ तो ये बंदा 15K का इसका खर्च करने लगा उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर। मतलब 50,000 कमाता था तो 10,000 रुपए खर्च करता था उस कॉमोडिटी के ऊपर। इनकम जब 60,000 हो गई तो उस कॉमोडिटी को उसने 15,000 खर्च करना शुरू कर दिया। मतलब प्रोपोर्शन आपका क्या हुआ, 1/4 हो गया। मतलब कि पहले 25% था, सॉरी पहले 20% था, अब 25% हो गया। तो प्रोपोर्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, कि पहले इनकम बढ़ी तो उससे खर्च करने का परसेंटेज जो है, जो प्रोपोर्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया। तो अगर ऐसा होगा तो उसको हम कहेंगे कि वहां पे इनकम इलास्टिसिटी जो है वो आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। यहां पे क्या था आपका, इक्वल टू 1 था ना।
इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड डिक्रीज एज इनकम राइजेस। अब इसका तीसरा ऑप्शन आया कि भाई साहब इनकम फिर से बढ़ी है लेकिन जो खर्च कर रहा था उसका प्रोपोर्शन जो है वो कम हो गया, तो उस केस में कहेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो क्या है आपकी लेस देन 1 है। अब इसको ऐसा समझ सकते हो कि ऑब्वियसली बात है 50 में 10 था, 60 हुई, ये 60 हुआ और ये जो है ये लेट से अभी भी 10 ही है, ठीक है, या और कम हो गया। तो पहले प्रोपोर्शन 1/5 था, अब प्रोपोर्शन क्या हो गया 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। और प्रोपोर्शन अगर घटेगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपकी इनकम इलास्टिसिटी कैसे होगी, लेस देन 1 होगी। ये तीन रिलेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से आपको समझ में ये आ गया होगा। अब इसी के ऊपर थोड़ी सी विस्तार में और बातें की गई हैं, उसको और देखते हैं मॉड्यूल क्या कह रहा है। कह रहा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स रिवील्स अ फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिमांड फॉर द गुड इन क्वेश्चन इफ। अब उसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कुछ बड़ी बात नहीं होगी, ध्यान से बिल्कुल बने रहो। इफ इनकम इलास्टिसिटी इज 0 इट सिग्निफाइज दैट द डिमांड फॉर अ गुड्स इज क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव। मतलब कि जो डिमांड है उस पर कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता टू चेंज इन इनकम व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0, या फिर पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है। तो उस केस में क्या बोलेंगे, 0 है तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये 1 की बात नहीं हो रही है, हमने ऊपर देखा 3, 1 देखा, उसके बाद हमने ग्रेटर देन 1 देखा, उसके बाद हमने लेस देन 1 देखा। ये 3 सिचुएशन अलग थी। इसके अलावा कह रहा है अगर भाई साहब 0 हो, 1 में तो रिस्पॉन्स आया ना, उसी प्रोपोर्शन में आया, सेम प्रोपोर्शन में आया, लेकिन रिस्पॉन्स तो आया ना। 50,000 पे 10,000 था, 60,000 पे 12,000 हो गया, मतलब रिस्पॉन्स तो आया ना। लेकिन ये अलग बात है कि रिस्पॉन्स जो आया उसका प्रोपोर्शन सेम था, तो उसको हम कहते हैं कि 1 होगा, ठीक है। दूसरा था कि 50 पे अगर 10K है, 60 पे भी अगर आपका 10K ही रहेगा, तो हम कहेंगे भाई साहब इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको तो जितना खर्च करना है उतना ही खर्च करेगा, इनकम चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसको कहते हैं कि उस केस में आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा, 0, मतलब कि गुड्स के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव है ना। अगर ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस केस में कहते हैं देन एन इनकम इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द गुड्स। तो इस सिचुएशन में कहा जा सकता है कि भाई साहब अगर इनकम बढ़ती है तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। This happen in the case of most of the goods and such goods are called normal goods। कह रहे हैं कि ऐसा ना जनरली सभी ज्यादातर सामानों में होता है, और इन गुड्स को हम क्या कहते हैं, इन गुड्स को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। मतलब अगर कोई साधारण गुड्स है किसी यूनिकनेस के ऊपर ना जाए तो उस केस में कहा जाता है कि भाई साहब इसका जो इनकम इलास्टिसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 1 भी हो सकता है या फिर 1 और 0 के बीच में हो सकता है या कुछ भी इंफिनिटी तक ना। However, the degree of elasticity varies according to the nature of commodity। जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि भाई साहब डिपेंड किसके ऊपर पड़ेगा, कि कमोडिटी का नेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही आपको पता लगेगा कि भाई साहब इलास्टिसिटी की डिग्री किस तरीके से वेरी कर रही है, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हर कमोडिटी का नेचर जो है वो अलग अलग है। एज अगेंस्ट दिस गुड्स हैविंग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आर नोन एज इंफीरियर गुड्स। ये चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि भाई साहब अगर इंफीरियर गुड्स होगा तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि इनकम बढ़ेगी तो लोग छोड़ देंगे, इनकम बढ़ेगी तो लोग छोड़ देंगे। एज देयर डिमांड फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस। इनकम बढ़ रही है तो डिमांड घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि वो स्विच कर रहे हैं जो बेटर सब्स्टिट्यूट देगा इंफीरियर के बजाय, जो उस टाइम पे इंफीरियर का जो भी बेटर सब्स्टिट्यूट होगा वो उस पर स्विच कर जाएंगे। The reason is that when income increases, consumer chooses to consume superior substitutes। superior substitute obviously बात है, लेंगे substitute लेकिन उसका superior version वो ढूंढेंगे। Another significant value of income elasticity is that is of unity, मतलब equal to 1। ये चीज हमने देखा, when income elasticity of demand is equal to 1, the proportion of income spent, जो प्रपोर्शन है वो क्या है, रिमेन्स द सेम एज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस। 10% इनकम बढ़ी तो 10% डिमांड बढ़ा, मतलब सेम प्रपोर्शन में बढ़ा। तो उस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो होगा इक्वल टू 1। दिस रिप्रेजेंट अ यूजफुल डिवाइडिंग लाइन। इफ द इनकम इलास्टिसिटी फॉर अ गुड्स इज ग्रेटर देन 1, इट शोज दैट द गुड bulks larger in consumer expenditure as he becomes richer। मतलब ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे लोग अमीर होते जाएंगे वो ज्यादा खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 1 का। सच गुड्स आर ऑब्वियसली लग्जरी गुड्स। जब लोगों की इनकम बढ़ती है लोग तभी इसके अंदर स्विच करते हैं। एक इंसान जो पहले लेट सपोज बाइक यूज किया करता था, वो जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो रिचर कैटेगरी में जाने लगेगा, वो कार पे स्विच करेगा और फिर कार के हायर वर्जन पे स्विच करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकम इस तरीके से ड्राइव करती है इन सिचुएशंस में, मतलब लग्जरी गुड्स के सिचुएशंस में।
ऑन द अदर हैंड इफ द इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, अगर लेस देन 1 इनकम इलास्टिसिटी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो किस टाइप के गुड्स के लिए होगा, वो होगा नेसेसिटी गुड्स के लिए। मतलब इट शोज दैट द गुड्स इज ईदर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट इन द कंज्यूमर्स आई और इट इज नेसेसिटी, मतलब कि या तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा तो उस केस में लेस देन 1 की सिनेरियो आएगी, या फिर वो उसकी नेसेसिटी है। नेसेसिटी गुड्स का मतलब क्या है कि उसको जितने की जरूरत है उतना वो लेगा ही लेगा, इनकम चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए उसको कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता, तो उसकी सिचुएशन में होगा कि वो नेसेसिटी कैटेगरी का है। हल्का फुल्का फर्क पड़ता है लेकिन मतलब देखो बिल्कुल जीरो हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 1 तक का है। 1 से ऊपर जाएगा तो हम तो कह रहे हैं ग्रेटर देन 1 में भाई साहब लग्जरी गुड्स होंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इनकम बढ़ रही है तो उस हिसाब से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तो मतलब ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी है तो वो तो लग्जरी गुड्स की है। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में मतलब रिस्पॉन्स है तो ऐसा नहीं है कि अनरिस्पॉन्सिव है, फर्क तो पड़ रहा है लेकिन कंपैरेटिवली कम पड़ रहा है, तो ऐसा कब होगा जब वो गुड्स जो है वो उस कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट कम है, लेस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, या फिर कह लो कि उसकी नेसेसिटी का गुड्स है, तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा देखने को मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है द इनकम ऑफ हाउस होल्ड बढ़ा 10% से, डिमांड बढ़ी कितनी 5% से। तो देखो इनकम बढ़ी है 10% और जो डिमांड बढ़ा है वो 5% बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है, बताओ कि ज्यादा फर्क पड़ रहा है या सेम फर्क पड़ रहा है या कम फर्क पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कम फर्क पड़ रहा है। 10% है, अगर 10% से इनकम बढ़ी तो डिमांड भी 10% से बढ़नी चाहिए थी, तब हम कहते हैं सेम है। 10% से बढ़ा और ये डिमांड 20% से बढ़ता तो हम कहते हैं भाई साहब ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी होगी। लेकिन 10% है और राइज हो रहा है 5% से, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं राइज हो रहा, कुछ नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 से कम होगा, कहने का मतलब क्या है कि इनकम 10% से बढ़ा, और अगर ये 10% से कम बढ़ेगा, 10% से कम बढ़ेगा, 10 से कम होगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी कैटेगरी है, ये 0 से लेके 1 तक वाली कैटेगरी है। मतलब फर्क तो पड़ रहा है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं। 1 का मतलब कि 100% फर्क नहीं है, 10% यहां है तो 10% यहां होता तो 1 हो जाता, 10% यहां है 0% यहां होता तो 0 हो जाता। लेकिन 10 यहां है और ये 0 से लेके 10 के बीच में है, तो मतलब ये 0 से 1 की कैटेगरी है, मतलब कि यहां पे फर्क पड़ रहा है कम, लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब नेसेसिटी टाइप का गुड्स है ये, ठीक है। इनकम ऑफ हाउस होल्ड जो 10% है और राइज हो गया ये 20% से, तो ज्यादा फर्क पड़ा, मतलब ये क्या हो गया, लग्जरी कमोडिटी है आपकी, जैसे कि टीवी का एग्जांपल यहां पे दिया गया। राइज हुआ 5% से लेकिन ये फॉल हो गया 2% से, मतलब ये क्या कैटेगरी होगी, ये होगी इंफीरियर गुड्स। पहला जो था ये नेसेसरी गुड्स था, दूसरा जो था ये लग्जरी गुड्स था, तीसरा जो है ये इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स का मतलब कि इनकम बढ़ी तो लोग छोड़ के भाग गए, दूसरा प्रोडक्ट लेने लगे, तो सुपीरियर जो सब्स्टिट्यूट होगा उस पर स्विच कर गए, तो इस टाइप को बोलेंगे हम, ये क्या है, आपके इंफीरियर गुड्स है ना। राइज बाय 7% और डिमांड जो कमोडिटी की बढ़ी वो भी 7% ही बढ़ी, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो यूनिटरी वाली कॉन्सेप्ट आ गया। यूनिटी यहाँ पे सेम परसेंटेज है, जितना इनकम बढ़ा उतनी ही आपकी डिमांड बढ़ी है। और अगला आता है आपका कि राइज बाय 5% और यहाँ पे आपकी डिमांड के अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो कोई चेंज अगर हुआ ही नहीं तो उसके इसमें आप क्या बोलोगे कि ये अनरिस्पॉन्सिव है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। इसको आपको फॉर्मूले में लेके आना है, फॉर्मूले में आप इजिली सॉल्व कर लोगे। पांचों कैटेगरी को सॉल्व किया गया है और आपको यहाँ पे रिमार्क्स देते हुए बता दिया गया कि भैया 5/10 लेस देन 1 आया 0.5, तो इसको कह दिया गया नेसेसिटी गुड्स की कैटेगरी है। ये मोर देन 1 आया तो लग्जरी कमोडिटी में चला गया। ये आपका नेगेटिव में आया, मतलब लोग उसको खरीदना छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह स्विच कर रहे हैं, तो उस केस में आपका ये इंफीरियर कमोडिटी हो गया। जब आपका इक्वल टू 1 आया तो आप कह सकते हो कि यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी है, और जब 0 आएगा तो आप बोलोगे इसको जीरो इनकम इलास्टिसिटी है, मतलब अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है सर ना। आगे देखते हैं। It is to be noted that the word luxury, necessity, inferior do not signify the strict dictionary meaning. Here, in economic theory, we distinguish them in the manner shown above. मतलब क्या हुआ कि भाई साहब हम यहाँ पे ना इसकी कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं ढूंढने जा रहे कि भाई साहब लग्जरी का मतलब क्या। लग्जरी में कोई बोले सर जब टीवी काहे की लग्जरी है, सर टीवी तो लग्जरी है ही नहीं। आप ऐसा कह सकते हो कि सर टीवी है, टीवी काहे की लग्जरी हो गई, तो टीवी लग्जरी नहीं है। बाजरा जो इंफीरियर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि सर जी इनकी डेफिनेशन ना आपको स्ट्रिक्ट डिक्शनरी मीनिंग से नहीं देनी। ऐसा नहीं कि आप लग्जरी की मीनिंग निकालो डिक्शनरी से, बोलो सर लग्जरी का मतलब तो ये होता है, ना ना ना। यहाँ पे कहा गया कि आपको जो ये एग्जाम्पल दिए गए ऊपर 5, इसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कैटेगरी है। मतलब कि अगर कोई भी मोर देन 1 चला गया, कोई भी अगर किसी का भी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो मोर देन 1 चला गया, तो हम बोल देंगे कि भाई साहब ये लग्जरी कैटेगरी का है। ऑल्दो वो प्रोडक्ट लग्जरी कैटेगरी का हो ना हो, उसकी डिक्शनरी मीनिंग में आपको नहीं जाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो ये 5 तरीके बताए गए, इस 5 टूल के थ्रू आप डिफाइन करते हो कि वो लग्जरी कैटेगरी है, इंफीरियर कैटेगरी है, या फिर वो नेसेसिटी कैटेगरी का है।
ठीक है। इंफीरियर कब होगा? जब नेगेटिव चला जाएगा। नेसेसिटी कब होगा? जब 0 से लेके 1 के बीच में होगा, और 1 से ऊपर जाएगा तो लग्जरी कैटेगरी का हो जाएगा। अब क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों कहा जा रहा है कि क्यों ये समझना जरूरी है, किसके लिए जरूरी होता है हमेशा? ऑब्वियस सी बात हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजर की। जो भी आपका बिजनेस चलाने वाला मैनेजर है, जो डिसीजन लेता है इन चीजों के ऊपर, उसको इसकी नॉलेज होना क्यों जरूरी है? तो कहा जा रहा है, नॉलेज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी यूजफुल फॉर अ बिजनेस फर्म इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट की फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए भाई साहब उसको पता लगेगा कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वो अपनी डिमांड एक्सपेक्ट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, लोगों की इनकम बढ़ रही है या कैसी मंदी का सिचुएशन आने वाली है, किस टाइप की सिचुएशन आने वाली है। उस हिसाब से वो एनालिसिस कर सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होने वाली है फ्यूचर के अंदर। Knowledge of income elasticity of demand helps firm predict the outcome of a business cycle on its market demand। जो भी बिजनेस साइकिल का आपका आउटकम है, उसका क्या फर्क पड़ेगा आपकी मार्केट डिमांड के ऊपर। दिस एनेबल द फर्म्स टू कैरी आउट एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब ऐसा ना हो कि कल को लोगों की इनकम बढ़ गई, लोग ज्यादा डिमांड करने लगे आपकी कमोडिटी की, और आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आपके पास अवेलेबल ही नहीं, आपने प्रोडक्शन नहीं कर रखी, अब आप प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो बाजी मार जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये प्रिडिक्शन पहले से करके बैठनी होगी कि फ्यूचर में डिमांड अगर आने वाली है, अगर उसके रुझान है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोई इंपैक्ट आएगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी कमोडिटी के ऊपर, तो उसकी आपको प्लानिंग पहले से करके चलनी पड़ेगी। आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग उसके लिए पहले से होनी चाहिए, और वो जानने में आपकी मदद करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अपने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।